नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का थर्ड क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोग फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सेकेंड यूनिट में 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 नंबर से नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन, यानी बोल रहा है कि रॉट आयरन का जो उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए वो क्यों किया जाता है ना। बोल रहा है कि क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं, है ना। मैंने ऐसा क्या कारण है कि जो कृषि उपकरण बनाए जाते हैं वो फ्रेंड्स रॉट आयरन से ही बनाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि लो कॉस्ट, क्या यह कम लागत में ही प्राप्त हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हेवी वेट, या इसकी भारी वजन होता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वियर रेजिस्टेंस, यानी घिसाव रोधी होता है, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्रोजन रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आपका जो रॉट आयरन होता है फ्रेंड्स क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम उसका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कृषि उपकरण बनाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, एक आप लोग नोट लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अभी लिखवाने वाले हैं रॉट आयरन से रिलेटेड, है ना। यानी पिटवा लोहा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है फ्रेंड्स, नोट करना है कि रॉट आयरन क्या होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है। यानी रॉट आयरन जो है सबसे शुद्ध लोहे का एक स्वरूप होता है ना, जिसको पिटवा लोहा कहा जाता है। यानी पिटवा लोहा लोहा सबसे क्या होता है, शुद्ध होता है। क्लियर, इसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है। क्लियर, अगला पॉइंट्स लिखना है फ्रेंड्स कि रॉट आयरन में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी रॉट आयरन में हमें कितना परसेंट आयरन प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स लिखिएगा 99.9% इसमें लोहा पाया जाता है ना। अब अगला पॉइंट्स लिखना है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स आपका है रॉट आयरन को कास्ट नहीं किया जा सकता। यानी रॉट आयरन एक ऐसी धातु है जिसको हम ढाल नहीं सकते हैं, है ना। और एक इसके ऑपोजिट पूछा जाता है फ्रेंड, कास्ट आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता और रॉट आयरन को क्या किया नहीं जा सकता, कास्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कास्ट आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन को क्या हम फोर्ज कर सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, हम कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं कर सकते। कास्ट आयरन को कास्ट कर सकते हैं लेकिन कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते। और यहाँ पे पूछा जाता है रॉट आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन कि पिटवा लोहा को यानी रॉट आयरन को क्या हम फोर्ज कर सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पिटवा लोहा को यानी रॉट आयरन को फोर्ज कर सकते हैं लेकिन इसका हम कास्टिंग नहीं कर सकते। तो यही लिखना है कि इसको हम कास्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको हम फोर्ज
कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से आपका पॉइंट्स ये क्लियर हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट्स की, है ना, रॉट आयरन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला पॉइंट आप लोग लगाइएगा, लिखिएगा कि रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेसले प्रोड्यूस की जाती है। यानी रॉट आयरन जो है आपका किस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है? पुडलिंग पुडलिंग फर्नेसले, है ना, पुडलिंग फर्नेसले आपका रॉट आयरन प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट्स फ्रेंड्स लिखिएगा रॉट आयरन में ही, रॉट आयरन में कार्बन परसेंटेज की मात्रा 0.02 से 0.03% होता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कम कार्बन परसेंटेज मात्रा पाया जाता है। क्लियर, कितना पाया जाता है? 0.02 से 0.03% तक आपका यहाँ पे कार्बन पाया जाता है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैसे कौन सा आयरन है जिसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा सबसे कम होती है, तो फ्रेंड्स वो आपका होगा रॉट आयरन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो इसको आप लोग एक अपने नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन, है ना, ब्लास्ट फर्नेस। बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस का जो एक्स भाग इंडिकेट किया गया है उस भाग का नाम बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स उस फिगर की ओर हम लोग चलते हैं जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसका फिगर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास, यहाँ पे आपका एक ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो इसको आपको देखना है और यहाँ पे जो आपका एक्स इंडिकेट किया हुआ है बताना है कि यह कौन सा भाग है। क्लियर, तो सबसे पहले हम बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन प्राप्त होता है वो आपका होता है पिग आयरन। क्लियर, कौन सा आयरन प्राप्त किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से? पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। क्लियर, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। आपका ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ट्यूअर्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मोल्टेन स्लैग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मोल्टेन आयरन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टैपिंग होल। तो फ्रेंड्स ये जो आपका एक्स यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है फ्रेंड्स, हम उसको ट्यूअर्स के नाम से जानते हैं। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। बोल रहा है कि कास्ट आयरन के एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 2% से 4%, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 5% से यहाँ पे 9%, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 6% से 9%, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 10% से 12%। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की जो रेंज होती है फ्रेंड्स वो आपका 2 से 4% होती है। क्लियर, कितना होता है? 2 से 4% होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। ये आपका यहाँ पे एक्स भाग इंडिकेट किया गया है। फ्रेंड्स ये आपसे पूछ रहा है कि जो एक्स भाग इंडिकेट किया गया है हम उस भाग को किस नाम से जानते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये जो आपका एक्स भाग इंडिकेट किया गया है फ्रेंड्स उसको हम थिम्बल के नाम से जानते हैं, और ये जो भाग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है इसको हम बर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। और बर्नियर स्केल आपका किस पे बना हुआ रहता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका
जो बर्नियर माइक्रोमीटर में बर्नियर स्केल जो है माइक्रोमीटर के किस भाग पर बना होता है, तो आपका बैरल या स्लीव हो जाएगा, यानी इसको हम बोलते हैं बैरल या स्लीव। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर, ये आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एनविल, क्या हम इसको एनविल बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बैरल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है थिम्बल, और डी की बात कर ले तो रैचेट स्टॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका एक्स भाग यहाँ पे इंडिकेट किया है ना, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? थिम्बल के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड, बोल रहा है कि टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है ना। ये आपका देखिए फ्रेंड्स एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, और इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो फिगर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इजी आउट मेथड, हाँ क्या यह इजी आउट मेथड है? क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इजी आउट मेथड, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रीक पंच मेथड, ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो बोला रहा है मार्किंग ड्रिल होल मेथड, यानी सॉरी मेकिंग ड्रिल होल मेथड, यानी ड्रिल होल बनाने की विधि। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच मेथड, है ना, यानी स्क्वायर टेपर पंच के विधि का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी ये जो आपका विधि यहाँ पे दर्शाया गया है वो प्रिक पंच मेथड के द्वारा स्टड को निकाला जा रहा है ना। हमने फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो यहाँ पे सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था कि जो स्टड होते हैं, जब स्टड सरफेस के किनारे पर अगर टूट जाते हैं तो सबसे अच्छा विधि स्टड को निकालने में कौन होता है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ था आपका प्रीक पंच मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए प्रीक पंच मेथड भी यहाँ पे क्लियर हो गया अच्छे से। उसमें हमने बताया था कि एक प्रीक पंच होता है और एक हैमर की सहायता से हम लोग उस स्टड को क्या करते हैं, थ्रेड के विपरीत दिशा में रोटेट करके हम उस स्टड को निकाल लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीक पंच की सहायता से स्टड को रिमूव करने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ देखिए आपका स्टड निकल गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए आशा करते हैं आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ वेबलिंग द एंड ऑफ अ ड्रिल होल, बोल रहा है कि एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेबलिंग का कार्य क्या है ना, यानी उसके छिद्र के जो किनारे होते हैं उसके एंड होते हैं उसको क्या करना है, बेबल करना है ना। तो बेबल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है काउंटर बोरिंग, और डी की बात कर ले तो काउंटर सिंकिंग। तो फ्रेंड्स एक वैसा प्रोसेस यानी वैसा ऑपरेशन जो ड्रिल किए गए होल के एंड को बेबल करता है उसे हम काउंटर सिंकिंग के नाम से जानते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें रिमिंग की, तो रिमिंग क्या करता है फ्रेंड्स, ड्रिल किए गए होल को क्या करता है, एक्यूरेट साइज में फिनिशिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। स्पॉट फेसिंग की बात करें तो स्पॉट फेसिंग क्या होता है, किसी भी बोल्ट हेड या वाशर को क्या करने के लिए, सीट प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, हम स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया करते हैं। क्लियर। काउंटर बोरिंग की बात करें तो किसी दिए गए गहराई तक है ना ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने की प्रक्रिया
हमारा काउंटर बोरिंग कहलाती है। क्लियर। और काउंटर सिंकिंग की बात करें तो एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवल करने की प्रक्रिया हमारा काउंटर सिंकिंग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आपका 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका ट्विस्ट ड्रिल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ट्विस्ट ड्रिल का आपका, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि ड्रिल का अगर क्लियरेंस एंगल क्या हो, इनकरेक्ट हो, तो वहाँ पे हमारा ड्रिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, आपका बोल रहा है कि ओवर साइज होल, है ना, क्या बड़े आकार के होल बन जाएंगे। या ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड ड्रिल, क्या ड्रिल जो है वो आपका ओवर हीटेड हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रफ होल। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ब्रोकन ड्रिल, या ड्रिल हमारा टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जो क्लियरेंस एंगल देते हैं ट्विस्ट ड्रिल में वो किस लिए देते हैं, वो फ्रेंड्स हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्लियरेंस एंगल देते हैं, है ना। क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्लियरेंस एंगल देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्लियरेंस एंगल दिया कितना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में, है ना, आपका क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारा क्लियरेंस एंगल हार्ड मटेरियल के लिए क्या होता है, क्लियरेंस एंगल कम रखा जाता है। और सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ओके। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री से 12 डिग्री यहाँ पे क्लियरेंस एंगल होता है, और हार्ड मटेरियल के लिए आपका क्लियरेंस एंगल कम रखा जाता है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। क्लियर। यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए कम रखा जाता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक रखा जाता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि क्लियरेंस एंगल, है ना, अगर क्लियरेंस एंगल अधिक दे दी जाती है, अगर क्लियरेंस एंगल अधिक दे दी जाती है तो उस कंडीशन में हमारा कटिंग टूल उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ड्रिल की जो कटिंग एज होगी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और अगर फ्रेंड्स हम क्लियरेंस एंगल एकदम कम रख देते हैं तो वहाँ पे हमारा ड्रिल कटिंग करना ही बंद कर देती है। यानी जब क्लियरेंस कोड नहीं आप दीजिएगा तो आपका जो ड्रिल है वो कटिंग नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे चीज़ कंडीशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए क्या आपका ड्रिल बनाया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 37 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका आएगा ओवर हीटेड ड्रिल। क्लियर। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आप क्लियरेंस नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा, है ना। क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होने के कारण आपका क्या होगा, ड्रिल जो है वो ओवर हीट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्लियरेंस एंगल देना जरूरी है। तो इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी क्लियरेंस कोड अगर आपका इनकरेक्ट है तो आपका ड्रिल क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बोल रहा है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। क्लियर। यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स
इसके फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका है ये आपका रीमर के आपका यहाँ पे रेक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो एक्स भाग है वो कौन सा एंगल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। क्लियर? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपका भाग है इसको हम बोलते हैं फ्लूट। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, आप लोग नोट करते जाइएगा। इसको हम बोलते हैं फ्लूट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसको हम बोलते हैं फेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये कौन सा भाग है? इसको हम फेस कहते हैं, है ना। और ये जो आपका भाग है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो इसे हम हील के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये आपका रीमर के पार्ट्स के रिलेटेड जो है आपका ये यहाँ पे हील हो जाएगा। क्लियर? अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो ये एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपका कैसा रेक एंगल है। तो ये आपका जो एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर? किस एंगल के नाम से इसको जानते हैं? निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि क्या हम इसको हिल कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कटिंग एज, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पोजीशन रेक एंगल, सॉरी पॉजिटिव रेक एंगल, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो पोजीशन यहाँ पे लिख दिया है ना, मिस प्रिंट हो गया है। अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नेगेटिव रेक एंगल। क्लियर? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है, एक्स भाग जो इंडिकेट किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है रीमर से ही रिलेटेड है। बोल रहा है कि विच रीमर इज यूज फॉर रिमिंग इंटरनल मेट्रिक मोर्स टेपर होल, है ना। बोल रहा है कि आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये रीमर के टाइप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बोल रहा है कि आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हेलिकल फ्लूट्स रीमर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हैंड रीमर विथ पायलट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है टेपर पिन हैंड रीमर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक आपका जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। यानी हम सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब चलिए आपका यहाँ पे जो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो फ्रेंड्स 14 नंबर जो है आपका पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ द रिमर। बोल रहा है कि इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। क्लियर? फ्रेंड्स ये रहा आपके पास ये रिमर, और बताना है कि यह जो रिमर है
वो कौन सा रीमर है। क्लियर। इस फिगर को आपको देखना है और फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को कुछ समय देते हैं इस फिगर को देखने के लिए, और आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखें। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका रीमर है वो आपका यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हैंड रीमर, क्या यह हैंड रीमर है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हेलिकल रीमर, क्या यह हेलिकल रीमर है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मशीन रीमर। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टेपर पिन रीमर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी इसको हम हैंड रीमर कहते हैं, है ना। ये जो हमारा यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया गया है उसको हैंड रीमर कहते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो आपका इंडिकेट किया गया है ये इस तरह का जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया है इस तरह का, है ना। इससे हमें पता चलता है कि ये जो आपका जो शंख है वो क्या है, स्क्वायर रूप में है। और स्क्वायर जो शंख होती है उसे हम किस में पकड़ते हैं, टैप रिंच में हम पकड़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो टैप रिंच के द्वारा चलाया जाता है रीमर उसे हम हैंड रीमर कहते हैं, यानी हैंड रीमर का जो आपका ऑपरेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो मैन्युअली चलाया जाता है ना। किस में होल्ड करके, तो टैप रिंच में होल्ड करके। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो आपका है वो स्क्वायर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी स्क्वायर शंख में ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे टैंक बना होता है स्क्वायर, उसमें हम क्या करते हैं टैप रिंच होल्ड, टैप रिंच वहाँ पे लगाकर हम इसको होल्ड कर लेते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है कि ये हमारा हैंड रीमर है। क्लियर। अब एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि हैंड रीमर में जो टेपर लीड होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टेपर लीड। उसमें लॉन्ग टेपर लीड आपका वहाँ पे पाया जाता है हैंड रीमर में। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, यानी एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम फिगर देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और बताना है कि ये जो आपका कौन सा टूल है। क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर्बर। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहा है ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर सी आपका बोल रहा है ड्रिल बीट। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो चक की बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स इसको हम आर्बर के नाम से जानते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स आर्बर का प्रयोग हम लोग किसी भी ड्रिल चक को, है ना, हम लोग ड्रिल चक को ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर। किसके लिए हम आर्बर का प्रयोग करते हैं, आर्बर का प्रयोग हम लोग ड्रिल चक को, क्लियर, ड्रिल चक को, है ना, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि जो हमारा आर्बर होता है, आर्बर में कौन सा टेपर होता है, तो वहाँ पे मॉर्स टेपर पाया जाता है, यानी एमटी पाया जाता है। क्लियर। मॉर्स टेपर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्बर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका ये आर्बर रहा। क्लियर। अब फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि विच रीमर हैज़ अ लॉन्ग टेपर लीड। हम बार बार आपको बताते हैं कि वैसे कौन से यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो फ्रेंड्स किस रीमर में लंबा टेपर लीड होता है, यानी लॉन्ग टेपर लीड होता है फ्रेंड्स,
वो आपका हैंड रीमर में आपका लॉन्ग टेपर लीड होता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पे चले जाते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार डिस्कस किए हैं कि वैसा रीमर जिसकी टेपर लीड अधिक होती है यानी अधिक लंबा होता है उसे हम हैंड रीमर कहते हैं। यानी वैसे भी आपको याद रखना है कि जो हमारा हैंड रीमर होता है, हैंड रीमर की जो टेपर लीड होती है वो लॉन्ग दी जाती है, यानी उसमें लॉन्ग टेपर लीड पाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ से 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? अब इसी के साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑन ड्रिल होल। क्लियर? यानी एक फिगर आपको दर्शाया गया है और उस फिगर को देखकर आपको बताना है कि ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम फिगर की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये देखिए फिगर आपको यहाँ पे दर्शाया गया है और यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये कौन सा दोष है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये पॉइंट होता है। क्लियर? किसी भी ड्रिल का क्या होता है, ये पॉइंट एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पॉइंट एंगल जनरली जो ट्विस्ट ड्रिल का होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री होता है। क्लियर? कितना होता है, 118 डिग्री होता है। अगर आप हार्ड मटेरियल की बात करें तो हार्ड मटेरियल के लिए हमारा 118 से अधिक हो जाता है। क्लियर? और सॉफ्ट मटेरियल की बात करें तो 118 डिग्री से हमारा कम हो जाता है एंगल। क्लियर? और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्विस्ट ड्रिल है यानी ड्रिल है, ड्रिल की जो आपका पॉइंट एंगल है वो किस पे डिपेंड होता है, तो आपका कार्यखंड के मटेरियल पे डिपेंड होता है, यानी जॉब के मटेरियल पे डिपेंड होता है ना। इसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे पॉइंट एंगल कम या ज़्यादा कर रहे हैं। हार्ड मटेरियल के लिए अधिक होता है 118 डिग्री से और सॉफ्ट मटेरियल के लिए 118 डिग्री से कम आपका पॉइंट एंगल रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें कौन सा दोष पाया जाएगा ना। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं, इसको भी कटिंग एज बोलते हैं। तो क्या दोनों समान है क्या, इसमें देखिए तो कटिंग एज दोनों समान है तो नहीं, है ना। तो एक का कटिंग एज जो है यहाँ पे बड़ा है और एक का कटिंग एज क्या है, छोटा है। तो इसको हम दोष बोलेंगे असमान लंबाई के कटिंग एज, है ना। असमान लंबाई के ये यहाँ पे कटिंग एज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं, जिस ड्रिल का असमान कटिंग एज होते हैं उसमें वो कौन से डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं कार्यखंड पे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ अब क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रफ होल। क्या ट्विस्ट ड्रिल का अगर कटिंग एज असमान हो तो क्या अपरिष्कृत होल बनाएगा, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ओवरहीटेड ड्रिल, या ड्रिल ओवरहीट हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि अगर ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एज असमान हो तो क्या हमारा ओवरसाइज होल होगा, यानी ट्विस्ट ड्रिल के डायमीटर से होल अधिक बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि चिप्स का असमान प्रवाह होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी वैसा डिफेक्ट जो ट्विस्ट ड्रिल में पाया जाता है, वैसा डिफेक्ट जो असमान कटिंग एज हो। क्लियर? कैसा कटिंग एज हो, कटिंग एज असमान हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो होल बनेगा वो ओवर साइज होल बनेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हमारे जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल में जो कटिंग एज असमान पाए जाते हैं, अगर उस हम ड्रिल का यूज करते हैं तो हमारा जो होल होगा वो क्या होगा, ओवर साइज होल
बनेगा, है ना। इसीलिए हमेशा आपको यूज करना है समान कटिंग एज वाले ट्विस्ट ड्रिल का, ताकि आपका जो होल है वो करेक्ट बने और आपका सही बने। क्लियर। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इज, है ना, प्योर ऑफ ग्राइंडिंग विल गेट क्लोज। बोल रहा है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष होगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद तभी होंगे जब उसमें क्या होगा, कार्यखंड के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील के ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र में फंस जाते हैं, है ना। तो वैसे दोस्त को हम लोग लोडिंग के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोडिंग, है ना। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाते हैं तो कौन सा दोष हो जाता है, वो आपका लोडिंग हो जाता है। क्लियर। अब ग्लेजिंग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील चमकने लगता है यानी शाइनिंग करने लगता है ना। तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा दोष हो जाएगा, ग्लेजिंग हो जाएगा। अब ये दोनों दोषों को, ये हमारा क्या है, दो दोष है। अब ये दोनों दोषों को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्रेसिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। यानी ड्रेसिंग ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, ड्रेसर टूल के द्वारा किया जाता है ना। और इस प्रक्रिया के द्वारा यानी ड्रेसिंग के द्वारा हम फिर से ग्राइंडिंग व्हील को रिकंडीशनिंग कर सकते हैं, यानी दोबारा यूज करने लायक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका करेक्ट आंसर 44 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो कौन सा दोष होगा, वो आपका लोडिंग दोष होगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल। बोल रहा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। यानी वैसे कौन से कास्ट आयरन है जिसमें जिसमें मशीन टूल में होने वाले कंपन और टूल में होने वाले चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो बोल रहा है कि ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है न्यूडुलर कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मैलिएबल कास्ट आयरन। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ग्रे कास्ट आयरन। क्लियर। ग्रे कास्ट आयरन क्या करता है, टूल में होने वाले कंपन और टूल में होने वाले चैटरिंग को कम करने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए आपका इस यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।